or potential energy, electric potential energy, we can calculate from simple considerations that if we have a charge in a field of a bigger charge, and if we move that charge against that field, some work is stored, and that work is actually stored in the form of a potential energy. And at a later stage, if we remove this, if we leave this charge alone, it will move away from that positive charge, because both charges are positive, so there is a force of repulsion between them. और लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इस चार्ज के अंदर, वो इस फार्मूला से गिवन होती है। इनिशियली तो हम ये करते होते थे कि देखते थे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करते हुए चार्ज को हमने कितनी फोर्स एक्सर्ट की और उसके अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी हुई। लेकिन अगर वो पाथ जो है वो दैट्स अ कर्व्ड पाथ, इन दैट केस वी हैव टू यूज दिस इंटीग्रल फार्मूला। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, ये इंटीग्रल फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और ये इसके साथ एक ख़ास बात जुड़ी हुई वो ये है कि दिस फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जैसे भी आप इसको कहना चाहें। दिस फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, मैं लिख देता हूँ साथ। कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मर्जी आप इसको कहें। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, तो चाहे आप कोई सा भी पॉइंट चूज़ करें। ये शायद पिछले दफ़ा हमने बात की थी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। तो ये हम एक पाथ ये लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, और से कि हम एक सेकंड पाथ लेते हैं दैट इज़ फ्रॉम ए टू बी वाया दिस complicated route, and it can be any other way, this direct path, it can also be the case. But in any case, जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान किसी फील्ड के अंदर जो वर्क डन है वो सेम है, वर्क डन इज द सेम। उसके इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी पाथ हम चूज करें। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, और वट एवर हाउ एवर यू वांट टू कॉल इट। अब इसका ये है कि अभी तो हमने एनर्जी की बात की, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम एनर्जी की बात कम किया करेंगे। हम डायरेक्टली एक टर्म नई इसमें से निकालेंगे जो कि इस चैप्टर का एक्चुअली टाइटल भी है, दैट इज द जस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट द टर्म एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। मतलब तो इसका मोर और लेस एनर्जी ही है, लेकिन उस केस में हम ये करेंगे कि हम जो आपके एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी यहाँ पे ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि यू कैन आल्सो कैलकुलेट एब्सोल्यूट एनर्जी फ्रॉम दिस। इफ यू डिवाइड दिस एनर्जी विद द चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, वो ये कौन सा चार्ज है, जो छोटे वाला चार्ज है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, यहाँ पे हमने जो बनाया था, तो ये जो छोटा चार्ज है इसकी अमाउंट से अगर हम इसको डिवाइड कर दें इस एनर्जी को, तो देन वी गेट another quantity that we know called as electric potential. So what we do, we simply divide energy with the amount of charge, and then we call this as V. हम ज़्यादातर पोटेंशियल के लिए V की सिंबल यूज़ किया करेंगे, और ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि अब इसमें चार्ज इन्वॉल्व नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फ़ायदा ये होगा हमें कि अब हमें टेस्ट चार्ज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी, या टेस्ट चार्ज को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी कि वो क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसी से कर लिया करेंगे। अब मामला ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी एनर्जी ही है, लेकिन इसको हम कैसे अगर उसी इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना चाहें, यहाँ यहाँ हमने कहा कहा कि हमने 25.1 इक्वेशन में हमने इस सारी टर्म को डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से। तब आपके पास
डेल्टा वी या जस्ट वी जो आएगा यहाँ पे वो आएगा सिर्फ ये वाली टर्म इंटीग्रल वाली। तो अब आपने देखा कि ये हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो जब भी ये दोनों टर्म्स यूज होंगी, ये आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को मैं लिख देता हूँ नीचे साथ इसके कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ करेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है बाज़ दफ़ा इसको, और बाज़ दफ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें मोर और लेस सेम कंटेक्स्ट में यूज़ होती हैं। ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस देयर इज़ अ थर्ड टर्म दैट वी विल कॉल इट एज वोल्टेज। तो ये तीनों टर्म्स असल में मतलब क्वांटिटी एक ही है, लेकिन ये तीन डिफरेंट सिचुएशंस में बोली जाती हैं। तो यहाँ पे चूंकि डेल्टा यू था, तो अगर डेल्टा यू को हम क्यू नॉट से डिवाइड करें तो इसको हम उसको अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह रहे थे दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो दैट इज माइनस ए टू बी ई डॉट डी एक्स। सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन आपने यहाँ देखा कि ये इसमें चार्ज इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट फील्ड की बात हो रही है। और ये फील्ड कौन से चार्ज की वजह से है? दिस फील्ड इज ड्यू टू विच चार्ज? एनीवन? ये जो ई यहाँ पे मौजूद है, ये किस चार्ज की वजह से है? एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से। तो कौन सा चार्ज है ये? विच चार्ज इज दैट? ये किस चार्ज की फील्ड है ये वाली ई जो सर है? जी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो एक्सपीरियंस कर रहा है इस फील्ड को। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये वो बड़े वाला चार्ज है जिसकी फील्ड है, ठीक है। फील्ड तो उसी की है ना, आपको पता है। ये आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि ये बड़ा चार्ज मौजूद है क्यू, जिसकी ये फील्ड है जो कि एक छोटा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये सारी बात इसके एक्सपीरियंस की हो रही थी। तो अब हमने जो कि इस क्वांटिटी को डिवाइड भी इस क्यू नॉट से कर दिया, तो क्यू नॉट अब इसमें से एलिमिनेट हो गया। तो अब आपके पास 25.3 में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है वो बड़े चार्ज की है। दैट इज ड्यू टू दी बिगर चार्ज। तो टेस्ट चार्ज इसमें से एलिमिनेट हो गया। तो फ़ायदा ये है पोटेंशियल स्टडी करने का कि इसमें हमें टेस्ट चार्ज की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो टेस्ट चार्ज इन्वॉल्व इन दीज कैलकुलेशंस। वी जस्ट नीड टू सी what is the field of a bigger charge, and then we use this formula, and then we can calculate the potential difference. जी सर। ओके लेकिन अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करनी है कि चूँकि ये टेस्ट चार्ज इन्वॉल्व नहीं है और हमने कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस निकालना है इस इंटीग्रल का, हमने सिर्फ ये इंटीग्रल निकालना है। अच्छा, ये कुछ कोई मुझे बता सकता है कि ये इंटीग्रल किस किस्म का है? वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है? ये तो इसने जस्ट ऐसे लिखा हुआ ना, ए डॉट बी ई डॉट डी एस। तो ये क्या है? ये लाइन है, सरफेस है, या कुछ और है? ये टू डायमेंशनल कैसे? सर ये सरफेस है। ए सरफेस है सर। नहीं, सरफेस नहीं है। ए लिखा हुआ एरिया का। ये डी एस है ना। आपने ये डिटरमिन करने के लिए कि इंटीग्रेशन किस पे हो रही है, तो ये आपने देखा था अभी जब हमने मूव किया था ये चार्ज। तो ये चार्ज हमने एक कर्व के ऊपर मूव किया था या एक लाइन के ऊपर मूव किया था। तो इसमें सरफेस का तो जिक्र ही नहीं था, सरफेस का कोई जिक्र नहीं था। दिस इज लाइन इंटीग्रल। सर लाइन तो फिर 2D होगा। लाइन 2D होती है? किसने बताया आपको? किसने बताया आपको लाइन, एक लाइन आप खींचें तो वो 2 डायमेंशन में होती है? सर ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होगी। या एक्स और या वाई होती है ना। कभी आपने देखा है कि एक लाइन हो जो कि बैक वक्त एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे मौजूद हो? एक ही लाइन हो लेकिन दो एक्सिस पे मौजूद हो। 1D का मतलब ये होता है ना, वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन से मुराद एक लाइन होती है। अब आपने इसको याद रखो।
ठीक है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है याद रखनी। वन डायमेंशनल मीन वन लाइन। अच्छा खैर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग भी है। एक तो हमने ये बताया कि एक लाइन इंटीग्रल है, दूसरा ये बताया कि इसमें टेस्ट चार्ज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर एंड दिस लेंथ इज आल्सो अ वेक्टर, क्योंकि आपने जब लाइन इंटीग्रल निकालना है तो आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन क्या थी। आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी यहाँ पे इस तरह से, और प्लस आपने ये देखना होगा कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इधर मूव कर रहे हो या इधर मूव कर रहे हो या इसके बिल्कुल अलोंग मूव कर रहे हो या एट सम एंगल टू इट मूव कर रहे हो, थीटा एंगल पे मूव कर रहे हो। तो फिर आपने उसी के हिसाब से अपना निकालना होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का वो फार्मूला पता है ना, ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा। ये दोनों लेंथ एलिमेंट्स हैं, जो सॉरी ये डी एस जो है लेंथ एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको आप ऐसे लिखते होते हो डॉट प्रोडक्ट को, ई डॉट डी एस कॉज ऑफ थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉज ऑफ द थीटा, द एंगल बिटवीन देम। तो ई जो होती है आपके जी सर। पास उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, डी एस का मैग्नीट्यूड लेंगे और थीटा जो एंगल होगा उसका कोसाइन लेके इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिकली ये जो राइट हैंड साइड पे है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का आप इंटीग्रल भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्केलर ही रहेगी। और इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ हमें ये नहीं बतानी पड़ेगी कि इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हम कहेंगे जी ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक वैल्यू है, एक नंबर हमें देना पड़ा करेगा, 1 वोल्ट, हाफ वोल्ट, 2 वोल्ट, 7 वोल्ट वट। तो हमें यूनिट बतानी है, जस्ट वी डोंट नीड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अब अगर हमने मैंने आप लोगों को एक और ट्रिक भी बताया था लास्ट टाइम कि अगर हमने एब्सोलूट निकालनी है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की और या अब पोटेंशियल की निकालनी पड़ेगी, तो हम जो ए पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है वो हम कहते हैं कि सफिशिएंटली फार इनफ है। मुराद ये है इसकी कि ये पॉइंट इसके ऊपर जो पोटेंशियल है, अच्छा चलो इसको इंटीग्रेट करवा के मैं दिखाता हूँ आपको ना कि इसका बनता क्या है। ये इसी क्वांटिटी को, ये 25.3 इक्वेशन है, इसको ज़रा थोड़ा सा ना उस तरह से लिखते हैं कि आपको थोड़ा सा और चीज़ों को समझ आए, सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। तो आपके पास डेल्टा वी है माइनस ए टू बी ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना तो डेल्टा वी बेसिकली दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो we write it like v b minus v a। राइट हैंड साइड पे जो भी आप जैसे मर्जी लिखा रहने दें इसको, a टू b e डॉट डी एस। सो यहाँ पे अगर आप पॉइंट a इन्फिनिटी पे ले लें, इफ वी टेक मतलब फार अवे फ्रॉम द फील्ड चार्ज, पॉइंट a टू b far away so that देन हम v पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे हम कहेंगे कि ये अप्रोच कर रहा है जीरो को, उसकी जीरो पोटेंशियल है, एनर्जी है उस वक्त। तो फिर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ v बच जाएगा, दैट वुड बी माइनस इन्फिनिटी टू b e डॉट डी एस। और अब आप इसको कहेंगे वी बी हटा देंगे, बी एक कोई पॉइंट बच जाएगा ना, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो आप उसको सिंपली वी भी लिख सकते हैं।
v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू सम पॉइंट, ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, ना भी लिखें, सिर्फ ये इसकी लिमिट्स आप ना भी पुट करें तो आपको पता है कि आप इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पे आ रहे हो, तो आप लिखोगे ई डॉट डी एस। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है आप लोगों के लिए, लेकिन ये ऐसे ही किया जाता है फिजिक्स में, ये चीज़ें ऐसे ही समझी जाती हैं। तो इसको अब आप कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस। या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कह देते होते हैं। यूनिट क्या होनी चाहिए पोटेंशियल की, किस तरह से क्या कैलकुलेट की जानी चाहिए कि आप के पास वर्क की यूनिट है जाउल, ठीक है, वर्क क्या है, जाउल के बराबर है, और यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो ई डॉट डी एस की क्या यूनिट बननी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है क्या होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और यस सर। न्यूटन पर कूलम होगी तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक लेंथ का एलिमेंट, तो न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की क्या यूनिट होती है, ये डायमेंशन होती है मीटर्स। आप लोग लगता है कि परेशान हो गए हो स्कोर्स देख के अपने, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। यस सर, वही अभी जहन में वही घूम रहा है, हम्म जहन में वही घूम रहा है यस सर, सर। हमें समझ नहीं आ रहा। चलो मैं देखता हूँ कुछ करते हैं इसका भी, फिलहाल तो तवज्जो दो ना इस पे। E dot ds है तो E is Newton per coulomb, this is your E dimension, or your ds has units of or dimensions of meter। so आप लिखोगे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल will be newtons per coulomb times meter। अच्छा, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं हम कि नहीं, सर जी अगर इसको कॉलम ऊपर चला जाए तो न्यूटन मीटर पर कॉलम। न्यूटन मीटर पर कूलम है, बिल्कुल है, लेकिन न्यूटन मीटर कुछ किसी और चीज की यूनिट नहीं है। फोर्स एफ, नहीं नहीं, फोर्स की तो फोर्स नहीं, न्यूटन है, नहीं नहीं सर नहीं। न्यूटन मीटर किसी और चीज की यूनिट है ना, जरा सोचें आप, आसान सी बात है, ये मुश्किल बात नहीं है। वर्क, वर्क की यूनिट है बिल्कुल, तो वर्क जो है डब्ल्यू, तो सर ये जॉउल हो जाएगा। जॉउल हो जाएगा। वर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर, इसको जॉउल भी कहते हैं, ठीक है। वर्क यस न्यूटन सर। मीटर और जॉउल एक ही क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको आप न्यूटन मीटर लिखते हैं या जॉउल लिखते हैं, सेम थिंग। सो योर पोटेंशियल विल बी, potential will have जाउल units पर कॉलम। joule per coulomb, exactly। तो ये आपको अब भूलनी नहीं चाहिए, वोल्ट दैट इज joule पर कूलम। आपसे ये भी कबाल दफा लोग कह दे देंगे आपको न्यूटन मीटर पर कूलम या joule पर कूलम, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दैट्स द सेम थिंग, ओके, दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। कोई और यूनिट भी बना सकते हैं इससे हम, या नहीं बना सकते, कोई और डायमेंशन सर कूलम जी पर भी फिलहाल इतना ही काफी है। चले, इतने काफी, ठीक है, ओके के नीचे जाते हैं जी, फिर नहीं बनाते और चीज़ें, और हमने डायमेंशन बना ली हैं इसकी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी ना, इसमें जो वर्क डन है वो बहुत स्मॉल हुआ करता है आपके पास ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप वर्क डन निकालते हैं या एक प्रोटॉन के ऊपर निकालते हैं, तो उसी हिसाब से जो वर्क डन की यूनिट्स हैं वो भी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, ज़ाहिर है। अब हम जाउल्स की बात नहीं करेंगे, जाउल बहुत बड़ी यूनिट है, तो यूनिट्स को छोटा करते हुए एनर्जी की यूनिट्स छोटी की जाए तो एक यूनिट बनती है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे कहते हैं, एक यूनिट होती है, उसे क्या कहते हैं आप,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इस जगह ये जो आपकी 25.4 इक्वेशन है इसके अंदर Q की जगह आप 1 एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करें और ये डेल्टा V 1 के ई की वैल्यू कितना होता है ये? सर जी 1.6 समथिंग था शायद। हाँ, 1.6 into 10 raised to power 19 minus 19 इस तरह था कुछ। सही है। यस सर। तो इसको इधर जरा लिखते हैं ना साथ साथ इसके, ताकि हम समझ आए कि Q की जगह हमने लिखा 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम्स। ठीक है, ये कूलम्स में होती है यूनिट। और साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी की अब लिखनी है, तो हम अज्यूम करते हैं कि दैट इज डेल्टा वी इज 1 वोल्ट। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने मूव किया है थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब हम लिखते हैं 1 वोल्ट यहाँ पे सिंपली, मतलब एक 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो ये अब बन गया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के डिफरेंस से अगर हम मूव करें तो जो वर्क डन आएगा वो ये आएगा, इस अमाउंट में आएगा। इसको आप जूल भी कह सकते हैं। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। मैं नीचे चला गया हूँ, मेरे पास उधर जगह थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। माइनस 19 जूल ये वर्क डन है, तो इसकी यूनिट जूल होनी चाहिए। लेकिन अब आपने देखा कि जूल में आपने लिखा है इस यूनिट को वर्क डन की, जो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के लिए सूटेबल है, तो वो 10 रेज टू द पावर माइनस 19 है। बहुत छोटी यूनिट है। पता है ना आपको, 10 रेज टू पावर माइनस 3 जो होता है वो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है उस चीज़ को। तो 10 रेज पावर यस माइनस सर। 19 तो बहुत छोटी होगी। तो फिर साइंटिस्ट ने ये किया कि कहा कि इस यूनिट को हम ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। ये माइनस 19 जाता है, तो एग्जैक्टली ये जो अमाउंट है ना 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो इसको साइंटिस्ट ने कहा कि इसको हम एक नाम दे देते हैं, इसको बेसिक बना लेते हैं। कहते हैं कि ये एक 1 यूनिट है किसी चीज़ की। तो इस यूनिट को क्या नाम दिया गया फिर? इसको अगर यूनिटी मान दिया जाए, इसको कहा जाए कि समथिंग ये 1 है, दिस इज इक्वल टू समथिंग 1, तो उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को आपने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा है, तो जितना वर्क डन होगा उसको अब हम बजाय के लिखें 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, हम उसको क्या लिख देते होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जस्ट ये लिखने का फर्क है, समझने का तरीका है, और समझने का तरीका भी है, और फिर इसको रवायत बना दिया गया ताकि अब जब हम छोटे सिस्टम्स की बात करें जिसमें 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हों या 2-3 प्रोटॉन्स हों, तो उनकी कैलकुलेशंस करें तो फिर हमें इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, या इतना जब आंसर लिखें तो इस तरह का ना लिखें अजीब सा। तो हम क्या लिखें? सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि दिस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी। दिस इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन। यहीं से निकाला ना आपने इसको? अच्छा। और उसके बाद फिर आप इसको आगे मॉडिफाई कर सकते हो, फर्दर तरीके से चीज़ों को चला सकते हो। और अगर आप इसको जॉउल्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो। बाद दफ़ा आपको जॉउल्स में दी गई होगी चीज़ और आपसे कहा जाएगा कि उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी हुई होगी तो उसे उसे कहा जाएगा कि आप उसको जॉउल्स में कन्वर्ट करो। तो ये काम चलता रहेगा फिजिक्स में ना, बार बार इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। तो ये बहुत अच्छी। जी जी सर जी जी पूछें। हेलो। अच्छा, आवाज़ ड्रॉप हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। पूछना चाहे तो पूछें, मैं आगे चलता हूँ। मैं इसको क्विक क्विज दिया हुआ है, तो उसमें आपसे पूछा ये क्या है कि 2 जी पॉइंट। सर। आपने कुछ पूछना था ना? जी जी यही पूछ रही थी मैं क्या चीज़? कि अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हो तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 2 पॉइंट्स का हाँ, ये कह इलेक्ट्रिक रहा है कि फील्ड 2 में? पॉइंट्स here be are located within a region where there is an electric field. The potential difference is delta V, V minus VB is positive, negative or zero.
तो ये तो आपको पता है ना, ये तो अभी हमने यही कैलकुलेट किया ना, ये देखो ये जो डेल्टा वी ये निकाला है, ये इसी का फार्मूला है ना, डेल्टा वी इज माइनस टाइम्स ए बी ई डॉट डी एस। तो जी आपको सर, तो फार्मूला से नेगेटिव आएगा। नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये तो नेगेटिव ही होना चाहिए इन प्रिंसिपल। लेकिन ये डिपेंड करता है पता है किस चीज़ पे, कि वो पॉइंट्स कहाँ लोकेटेड है। यहाँ पे फिगर दी हुई है ना आपको, ये वाली फिगर, इसको देख के बताना आपने, हर दफ़ा नेगेटिव नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है बताई हुई है इसने, मतलब इट इज इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओरिएंटेड लाइक दिस। पॉइंट्स ये हैं, ये बी है और ये ए है, तो हमने डिफरेंस कौन सा निकाल के देना है इसको, वी बी माइनस वी ए, मतलब इस पे पोटेंशियल माइनस इस पे पोटेंशियल। अगर हमने अब देखें इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग किस साइड पे है, इधर स्ट्रॉन्ग है या इधर स्ट्रॉन्ग है। जो पॉइंट चार्ज के करीब होगा वही स्ट्रॉन्ग होगी ना, उस पे ज्यादा हाँ grip नहीं, यहाँ होगी। पे कौन सा करीब शो हो रहा है, ए वाला करीब शो हो रहा है ना, ए ए जी वाला, सर, ए। तो ए पे ज्यादा होगी। तो हमारा फार्मूला भी हम जब हम देखते हैं इसमें, ये जो ओरिजिनल फार्मूला था, इसमें आप देखो तो इसमें जो ये भी इसको आप लिखो ना, वी ए माइनस वी बी, ऐसे वी बी माइनस वी ए लिखा था हमने, सॉरी मैं इसको लिखता हूँ, टाइम वैसे कम रह गया हमारे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी मैं लिख सकता हूँ इसको। So this was your VB माइनस VA। तो यहाँ पे ये माइनस तब आया था जब आपका VA जो था वो लो पोटेंशियल पे था और VB जो था वो हाई पोटेंशियल पे था। यहाँ मैंने लिखा है और वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, आई होप कि जल्दी सिंक्रोनाइज हो जाएगा वो। तो दिस इज VB माइनस VA एंड दिस इज नेगेटिव। और यहाँ पे आपने ये सिचुएशन देखनी है और फिर इसको कंपेयर करना है जो आप गिवन सिचुएशन है उसके साथ। तो ज़रा आप गौर करेंगे इस पे तो आपको समझ आएगी इसमें कि इसमें वी बी जो है वो लो पोटेंशियल पे है, उधर असल में वी ए लो पोटेंशियल पे था। तो यहाँ पे अब आपका, आप ज़रा बताएं, ज़रा जल्दी से देख के बताएं, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये उसका रिवर्स केस है, वो जो आपको ओरिजिनल फार्मूला दिया हुआ है ना, ये उसका अपोजिट केस है। अगर जी आपसे ये सर, कहा देन जाए सर जी पॉजिटिव होगा। वी बी माइनस वी ए अगर आपने निकालना है तो अब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर एक जी सिचुएशन सर। के हिसाब से फार्मूला को आपने मॉडिफाई करना है। तो ओरिजिनली यहाँ पे कम था, यहाँ ए था और यहाँ बी था, लेकिन अब ये रिवर्स कर दिया है बुक वाले ने यहाँ बी रख दिया, यहाँ ए रख दिया। तो फार्मूला जब रिवर्स होगा, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी, तो माइनस साइन। तो सर जी ये जो नीचे वाला है इसमें ना नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कर दिया है, तो नेगेटिव अगर चार्ज का चार्ज हुआ है, नेगेटिव होगा तो नहीं यहाँ चार्ज की तो बात ही नहीं है, यहाँ चार्ज की तो बात है ही नहीं ना। यहाँ पे आपको बताया है कि जब पोटेंशियल की बात करेंगे ना, तो उसमें टेस्ट चार्ज की तो बात ही नहीं है, बात ही खत्म होगी। सर जी वो सेकंड क्विज में कह रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज जब इस प्लेस प्लेस करेंगे एट ए ए, पे, अच्छा वही ना, देन मैं फिलहाल ए वन जी को डिस्कस कर रहा था, आप ज़्यादा आगे चली गए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। जी अच्छा सर। नेक्स्ट में 25.2 में है नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट ए एंड देन मूव टू बी। अब क्या फर्क होगा वैसे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग सोचें नेक्स्ट तक में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो इधर से ही जी सर। इधर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जी क्विज सर। के रिजल्ट्स शायद इतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे समझ आ रही है।